ओके ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग, और अगले हफ्ते में हम लोग पूरा हफ्ता फिर यूपी स्पेशल और कुछ जो वो भक्ति वाला बचा हुआ था, जो आज इस बार की में बच्ची थी ना, 1-2 क्लास लगी है, 1 क्लास लगी थी, तो वो हम लोग पहले मंडे को कंप्लीट कर देंगे और फिर 2-3 दिन लगातार यूपी स्पेशल पढ़ लेंगे, और फिर लास्ट में अगर 1-2 दिन में ये एस्ट्रोनॉमी का अगर जो भी अभी बचेगा वो कंप्लीट कर देंगे, तो अभी एक क्लास अभी एस्ट्रोनॉमी की और चाहिए होगी। तो ऐसे करके अगले हफ्ते में आपका ये एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा और यूपी स्पेशल हो जाएगा। ठीक, फिर जो लास्ट 1 हफ्ते की क्लास और बचेगी, इसके बाद वाली 1 हफ्ता और, तो उसमें फिर मिसलेनियस चीज़ें कर लेंगे, जैसे कि उसमें लोकगीत, लोक नृत्य वगैरह, फेस्टिवल वगैरह, ये सारी चीज़ें कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से अब 2 हफ्ते की क्लासें बचे तो जितना मैक्सिमम हो जाएंगे और कर लेंगे। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा बहुत पूछा आता है, बायोस्फीयर रिजर्व और वेटलैंड वगैरह से। आगे बच्चे भग गए क्या? वो तुम्हारे 12th वाले सारे भग गए ना। तो प्लैनेट जो है हम लोग बात करेंगे आज, इसे एस्ट्रोनॉमी में ही टॉपिक है प्लैनेट। ओके, तो हम लोग प्लैनेट को देखते हैं क्या है। तो जिस तरीके से तारे एक गैसीय अवस्था में दिखाई देते हैं, तारे ठोस नहीं हैं, लेकिन प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, मुझे प्लैनेट हमारा जरा तो देखते हुए चलो समझाएंगे फिर लिखाएंगे, समय वेस्ट होगा। देखिए ग्रह, हाँ प्लैनेट हेडिंग हो गई, यानी ग्रह। ऐसे यह अत्यधिक बड़े आकार के होते हैं, ये अत्यधिक बड़े आकार के आकाशीय पिंड होते हैं। ये अत्यधिक बड़े आकार के आकाशीय पिंड होते हैं। ये अत्यधिक बड़े आकार के आकाशीय पिंड होते हैं जो कि एक निश्चित कक्षा में, जो कि एक निश्चित कक्षा में तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो कि एक निश्चित कक्षा में तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या दूसरा लीजिए, सामान्यतः यह अपारदर्शी होते हैं। सामान्यतः यह अपारदर्शी होते हैं। समानता ये अपारदर्शी होते हैं। देखिए, ग्रह की सतह 3 प्रकार की होती है। ग्रह की सतह 3 प्रकार की होती है। पहली ठोस, दूसरी गैसीय और तीसरी होती है बर्फीली। ग्रह की जो सतह है वो 3 प्रकार की होती है, ठोस, गैसीय और बर्फीली। ठोस को हम लोग करके बोलते हैं पार्थियन। ठीक, हाँ ठीक है, पार्थियन। डार्क कलर में और ज़्यादा गर्मी लगती है क्या? हाँ यार, गलती कर दिया। हाँ, बर्फीली क्या है? देखिए, बर्फ और ठोस, एक तो ठोस तो बिल्कुल सॉलिड हो गए, जैसे हमारी पृष्ठ क्या है बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन बर्फीली क्या है कि अभी ठोस है, लेकिन क्या है, समय समय पर वो पिघलती रहेगी या फिर वो उसका निर्माण होता रहेगा। ठीक, तो बर्फीली अलग का वो है कि भाई वो क्या है कि वो स्थायी नहीं है, वो क्या है, वो कंस्ट्रक्ट भी हो रही है, डिस्ट्रक्ट भी हो रही है, निर्माण भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। ठीक है, देखिए अभी तक 8 सौर ग्रहों, अभी तक 8 सौर ग्रहों के अलावा, अभी तक 8 सौर ग्रहों के अलावा, 8 सौर ग्रह हमारे जो सौर परिवार के सदस्य हैं वो 8 ना, अभी तक 8 सौर ग्रहों के अलावा लगभग 3800, अभी तक हमारे 8 सौर ग्रहों के अलावा लगभग 3800 अन्य सौर ग्रहों की पहचान हो चुकी है।
लगभग 3800 अन्य सौर ग्रहों की पहचान हो चुकी है। फिर स्टॉप। इन ग्रहों का आकार, इन ग्रहों का आकार चंद्रमा से लेकर, इन ग्रहों का आकार चंद्रमा से लेकर बृहस्पति के, इन ग्रहों का आकार चंद्रमा से लेकर बृहस्पति के दोगुने आकार, इन ग्रहों का आकार चंद्रमा से लेकर बृहस्पति के दोगुने आकार के मध्य तक देखा गया है। इन ग्रहों का आकार चंद्रमा से लेकर बृहस्पति के दोगुने आकार के मध्य तक देखा गया है। एवं लगभग 100 ऐसे ग्रहों की, लगभग 100 ऐसे ग्रहों की खोज की गई है। लगभग 100 ऐसे ग्रहों की खोज की गई है जिनका आकार पृथ्वी के बराबर है। और लगभग 100 ऐसे ग्रहों की खोज की गई है जिनका आकार पृथ्वी के बराबर है। आप आगे लिखिए। इन 100 में से, इन 100 में से 9 ग्रह तो ऐसे हैं, इन 100 में से 9 ग्रह तो ऐसे हैं जिनकी, इनमें से 9 ग्रह तो ऐसे हैं जिनकी दूरी वही है, जिनकी दूरी वही है जो सूर्य व पृथ्वी के मध्य है। इनमें से 9 ग्रह तो ऐसे हैं जिनकी दूरी वही है जो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य है। तथा ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति में यहाँ जीवन की पर्याप्त संभावना, और ऐसी स्थिति में यहाँ जीवन की पर्याप्त संभावना देखी जाती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ जीवन की पर्याप्त संभावना देखी जाती है। ठीक, मतलब जैसा हमारा सौर परिवार है, सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ 8 उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, अन्य उपग्रह हैं। जिस तरीके से सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम का है, सौर ग्रह का है, वैसे ही बता रहा है कि अन्य और भी बहुत सारे सौर ग्रह हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे सौर परिवार हैं। हमारी ही अभी इसकी बात चल रहा है मिल्की वे की, हमारी आकाशगंगा, हमारे आकाशगंगा में सौर परिवार के जैसे अन्य और भी ग्रह सौर परिवार हैं, यानी उन्हीं सभी का अपना भी सूर्य है। जैसे हमारा जो तारा है उसका नाम सूर्य है, वैसे अन्य जो तारे हैं उनका भी अपना अपना सौर परिवार है, अपना अपना परिवार है। तो उसका मुखिया कौन हो गया? वो तारा हो गया। वो उन सभी ग्रहों को क्या दे रहा है? रोशनी और प्रकाश दे रहा है। और भी बहुत और ग्रह है उनकी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे जैसे हमारा सिस्टम है। तो कह रहा है कि 100 ग्रह तो ऐसे हैं, भाई ऐसे तो 3800 लगभग 3800 ग्रह हैं हमारी, इसमें लगभग 3800 ग्रह हैं जो तारों की परिक्रमा कर रहे हैं, उनका अपना अपना सोलर सिस्टम है। उनमें से 100 ग्रह तो ऐसे हैं जिनका आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है, और 9 तो ऐसे हैं जिनकी दूरी, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना, 9 ग्रह तो ऐसे हैं जिनकी दूरी अपने तारे से उतनी ही है जितनी पृथ्वी की अपने तारे से। तो पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बिल्कुल उस निर्धारित उसमें है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। भाई देखिए, बुध की दूरी सूर्य से कम है ना, तो बुध पर जीवन संभव है? नहीं संभव, इतनी ज़्यादा गर्मी। शुक्र की दूरी भी पृथ्वी के कंपैरिजन में कम है सूर्य से, ठीक है, वहाँ पर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है शुक्र में, इसलिए वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब पृथ्वी और सूर्य की दूरी बिल्कुल बेहतरीन इस अनुपात पे है कि साल में, मतलब हर साल में जो है हर महीने क्या होता है, मौसम बदल रहा है, सर्दी भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है। अब पृथ्वी से और आगे चले जाइए, मंगल पर चले जाइए, मंगल पर टेम्परेचर माइनस में रहेगा, मंगल पर टेम्परेचर माइनस में है। और आप चले जाइए बृहस्पति और शनि पर चले जाइए, और कोल्ड कंडीशन। और आप चले जाइए नेपच्यून पर, वहाँ पर तो बिल्कुल बर्फ जमी है, -600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ जीवन संभव है? नहीं संभव। तो जीवन कहाँ ज़्यादा संभव होगा? ना जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े। तो जितनी
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है उतनी ही 9 और भी ऐसे ग्रह हैं जिनकी अपने तारे से उतनी ही दूरी है। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यानी कि उन ग्रहों पर भी जीवन संभव है। जब पृथ्वी पर जीवन संभव है तो उन ग्रहों पर भी जीवन संभव है, ठीक है ना। तो उसी की खोज के लिए वैज्ञानिक लगे रहते हैं कि और भी हमें ग्रह मिल जाए जहाँ जीवन संभव हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा हर एक ग्रह में जा जाके पता लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो है पहला पैरामीटर क्या देखेंगे, डिस्टेंस, उतनी प्रॉपर डिस्टेंस हो कि ना बहुत ज़्यादा उस तारे की बहुत ज़्यादा ना उसमें ऊर्जा पड़ रही हो और ना बहुत कम ऊर्जा पड़ रही हो। तो सबसे पहले तो ऐसे ग्रह शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, फिर वहाँ पर मिशन भेजे जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है, या पानी है कि नहीं। अगर उस वहाँ पर पानी के कुछ बहुत अवक्षेप मिले, पानी की थोड़ा बहुत वहाँ पर प्रूफ मिले कि हाँ यहाँ पानी है, तो इसका मतलब पानी है तो ऑक्सीजन है, क्योंकि भाई पानी ऐसे तो बनेगा नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा तो पानी बनेगा। तो अगर पानी के वहाँ ग्लेशियर के निक्षेप मिल गए, है ना, वहाँ पर भरा हुआ कहीं पानी मिल गया, अब जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा वगैरह शनि का एक उपग्रह है, उस पर ग्लेशियर के निक्षेप मिले हैं, तो ये है कि वहाँ पर हाँ पानी है। लेकिन समस्या क्या है, कोल्ड बहुत है कंडीशन वहाँ पर, ठीक। तो ऐसे ही वो क्या करेंगे कि वो पहले देखेंगे कि कोई ग्लेशियर के निक्षेप मिल जाए, और ग्लेशियर है यानी कि पानी है तो यानी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो चंद्रमा पर अभी यही देखिए, चंद्रमा पर भी जो क्रेटर्स है ना, उन क्रेटर्स पर एक दो क्रेटर्स पर ग्लेशियर के निक्षेप मिल चुके हैं कि यहाँ पर कभी ग्लेशियर जमा हुआ था, और अगर ग्लेशियर जमा है तो ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए चंद्रमा पर इसलिए तो जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है कि चंद्रमा पर जीवन की संभावना हो सकती है। उतारे जा रहे हैं मिशन मंगल ग्रह पर, है ना, मिशन उतारे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस तरीके से जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। ओके, हाई लेवल सौर मंडल, सोलर सिस्टम, मंगलयान में यही काम तो किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अच्छा, हमारे और जो अन्य ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी पर तो जीवन है, या तो जीवन की संभावना बताई जा रही है मंगल पर, या तो पृथ्वी पर जीवन या तो मंगल पर जीवन। क्यों? क्योंकि जितना पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है लगभग उतना ही मंगल भी अपने अक्ष पर झुका है। और जो मंगल है तो मंगल की दूरी इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसमें बहुत कोल्ड कंडीशन हो, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है बहुत वार्म हो, है ना। पृथ्वी के बराबर तो नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी वहाँ पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जीवन कुछ हद तक संभव है मंगल पर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं न्यूज़ पे तो मंगल के लिए ही हम चलते हैं, मंगल पर जीवन है, मंगल पर प्लाट, ये वो सारी चीज़ें कि अगर हमारे सौर मंडल पर कहीं जीवन संभव है तो मंगल सौर मंडल। देखो सौर मंडल में सूर्य, सौर मंडल में सूर्य तथा अन्य ग्रह एवं उपग्रह, सौर मंडल में सूर्य तथा अन्य ग्रह तथा उपग्रह को शामिल किया जाता है। अन्य ग्रह तथा उपग्रह को शामिल किया जाता है। अरे वो क्या होता पहले मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत की जो संकल्पना थी वो थी पृथ्वी को केंद्र माना गया था। मध्यकालीन भारत में क्या था? पृथ्वी हाँ, जो अर्थ है इस अर्थ केंद्रित संकल्पना थी, पृथ्वी को केंद्रित मान करके संकल्पना की गई। यानी कि उस समय लोग क्या कह रहे थे कि पृथ्वी सेंटर पर है और सारे जो ग्रह हैं और सूर्य ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक। लेकिन 17वीं सदी में अगर हम देखें, 17वीं शताब्दी में आकर के इस समय जो संकल्पना आ गई वो आ गई सूर्य की। यानी कि इस समय वैज्ञानिकों ने कहना चालू कर दिया कि पृथ्वी सेंटर पे नहीं है, सेंटर पर है सूर्य, और ये सारे ग्रह इंक्लूडिंग अर्थ ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। तो इसको लिखिए, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत का विश्व, मध्यकालीन विश्व में सौरमंडल को, मध्यकालीन विश्व में सौरमंडल को पृथ्वी केंद्रित माना जाता था। मध्यकालीन विश्व में सौरमंडल को पृथ्वी केंद्रित माना जाता था, परंतु 17वीं सदी में, परंतु 17वीं सदी में इस बात की पुष्टि होने लगी
परंतु 17वीं सदी में इस बात की पुष्टि होने लगी थी कि हमारा सौरमंडल, इस बात की पुष्टि होने लगी थी कि हमारा सौरमंडल सूर्य केंद्रित है। हमारा सौरमंडल सूर्य केंद्रित है। ठीक है, दूसरा लगे लिखे 20वीं सदी तक, 20वीं सदी के मध्य तक, 20वीं सदी के मध्य तक, लगभग 1940-50 ईस्वी, 20वीं सदी के मध्य तक सौरमंडल में अन्य ग्रहों की भी खोज होने लगी। 20वीं सदी के मध्य तक सौरमंडल के अन्य ग्रहों की भी खोज होने लगी। अन्य ग्रहों की भी खोज होने लगी। सर्वप्रथम हमने शुक्र की खोज की। सर्वप्रथम हमने शुक्र की खोज की और धीरे धीरे ग्रहों की संख्या, और धीरे धीरे ग्रहों की संख्या 9 हो गई, और धीरे धीरे ग्रहों की संख्या 9 हो गई। परंतु और धीरे धीरे ग्रहों की संख्या 9 हो गई। तो सबसे पहले पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह खोजा? शुक्र। अच्छा, और शुक्र को ही क्या बोलते हैं? पृथ्वी की ट्विन सिस्टर, क्योंकि उसका जो आकार वगैरह है वो बिल्कुल पृथ्वी के बराबर है ना। और इसको शाम का तारा भी तो कहते हैं, क्योंकि इवनिंग में वही शुक्र ही हमको दिखाई देता है। शाइनिंग स्टार भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो उसमें उतनी ज़्यादा गर्मी अवतार करके रखता है। शाइनिंग स्टार भी बोलते हैं। वही है सूर्य का तारा, शाइनिंग स्टार। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले शुक्र को खोजा। भाई तो शुक्र ही पृथ्वी से मात्र एक ग्रह शुक्र ही है जो पृथ्वी से दिखाई देता है, तो इवनिंग में दिखा करता है ना। तो इवनिंग में अगर आप देखेंगे ईस्ट में दिखता है ना, वेस्ट में जो है सूर्य छुपता है, ईस्ट में आपको दिखाई दिया करता है शुक्र इवनिंग में। तो पृथ्वी से केवल एक ही ग्रह है शुक्र जो शाम को दिखाई दिया करता है। ठीक है, वही 5-6 बजे के आसपास देखा जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उसमें दिखाया करता है। हाँ, क्षितिज पर दिखता है। क्षितिज मतलब बिल्कुल वो जहाँ पर वो पृथ्वी और सूर्य, सॉरी आकाश और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देती है, उसे कहते हैं क्षितिज। तो वहाँ उधर दिखाता है शुक्र। ठीक, तो लिखे परंतु 2006 में विश्व खगोलकीय कॉन्फ्रेंस, 2006 में विश्व खगोलकीय कॉन्फ्रेंस के पश्चात प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया। प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया और उसे बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट, कहा गया। और उसे ड्वार्फ प्लैनेट, DWARF, ड्वार्फ में होता बौना, और जो ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ठीक है, अब आखिरकार का है ऐसा प्लूटो ने क्या किया कि उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है? क्या कारण था? हाँ, देखिए हर एक जो ग्रह होते हैं उन ग्रह की एक निश्चित जो मिशन है, उनको एक निश्चित शर्त का पालन करना होता है। शर्त ये है कि ये सूर्य, इस सूर्य के चारों तरफ क्या करेंगे? एक निश्चित कक्षा पर परिक्रमा करेंगे, और इन सब की कक्षा क्या है? निश्चित है। ये हमारी अगर बुध की है ना, तो ये आपकी शुक्र की है, और बृहस्पति, शनि, ठीक है, तो कहते हैं अरुण, वरुण, है ना। अब प्लूटो क्या करता था? प्लूटो ऐसे है, अब प्लूटो ऐसे करता था, ऐसे घूम जाता था, या फिर प्लूटो ऐसे आता था, ऐसे घूमता था। मतलब ये क्या कर रहा था? एक तरीके से ये ग्रहों की जो कक्षा इसको काट दे रहा था। ये अगर निश्चित कक्षा पर ये घूमता रहता, ये ऐसे घूमता ना जैसे सारे ग्रह घूम रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो ये भी क्या है? ग्रह था, लेकिन ये क्या कर रहा है?
ये घूमते घूमते ये दूसरे ग्रहों की कक्षाएं काट रहा है। एक यानी कि इसका एक निश्चित पथ इसका डिसाइडेड नहीं है। बाकी सारे ग्रहों का जो परिक्रमण का जो पथ है वो क्या डिसाइडेड है, इसका पथ डिसाइडेड नहीं है। ये ग्रहों की कक्षाएं काट दे रहा था। दूसरी चीज़, ये बहुत छोटा है अन्य सभी ग्रहों के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। और तीसरी चीज़, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो ये 3 शर्त ऐसी हैं, 3 कंडीशन जिनके बेस पर प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया और ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौने ग्रह की सूची में रख दिया गया। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाकर, प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में, ग्रह की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में डालने के निम्न आधार हैं। बौने ग्रह की सूची में डालने के निम्न आधार हैं। पहला पॉइंट, इसकी कक्षा निश्चित नहीं थी। पहला पॉइंट, इसकी कक्षा निश्चित नहीं है। दूसरा पॉइंट, यह दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता है। इसकी कक्षा निश्चित नहीं है, ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता है। ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता है। तीसरा पॉइंट, यह आकार में अत्यधिक छोटा है। यह आकार में अत्यधिक छोटा है। चौथा पॉइंट, यह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। यह आकार में अत्यधिक छोटा है। ठीक है, लिखिए कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह निम्न है। यह आकार में बहुत छोटा है और सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। लिख लीजिए, सम एग्जाम्पल ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। क्षुद्र ग्रह के मतलब कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह, कुछ अन्य क्षुद्र ग्रह। तो पहला तो लिख लो प्लूटो, दूसरा लिखो UB 230, UB 230, UB 230। पहला तो प्लूटो हो गया, फिर UB, ठीक है, डैश 230, UB डैश हो गया 230। तीसरा कालरा, CALARA, कालरा, CALARA, कालरा। ठीक है, अगर लिखो वेस्टा, VESTA, वेस्टा, कालरा, वेस्टा। जूनो, JUNO, जूनो। ठीक है, फिर है सेरेस, CERES, सेरेस। जूनो, जूनो के बाद सेरेस, CERES। ठीक, फिर है पलास, PALLAS, पलास। हाँ, PALLAS, पलास, एक्सेट्रा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, 2006 के पश्चात, 2006 के पश्चात हमारे सौरमंडल में, 2006 के पश्चात हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 ही मान ली गई। 2006 के पश्चात हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 ही मान ली गई, फुल स्टॉप। हालांकि 2015 में, हालांकि 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने, हालांकि 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह, हालांकि 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह प्लैनेट IX, नाम उसका प्लैनेट IX, प्लैनेट IX की खोज का दावा किया है। प्लैनेट IX, प्लैनेट डैश करके IX, प्लैनेट, एक नए ग्रह प्लैनेट IX की खोज का दावा किया है। ठीक है, इस ग्रह की कक्षा, इस ग्रह की कक्षा लगभग 500 वर्ष के बराबर है। इस ग्रह की कक्षा लगभग 500 वर्ष के बराबर है।
ठीक है। इस तरह की कक्षा क्या है, लगभग 500 ईयर है, यानी कि 500 साल में क्या करेगा, सूर्य की परिक्रमा करेगा। हमारी पृथ्वी की कक्षा कितना है, 365 दिन की, है ना। ये जो है, जो प्लेनेट IX है, ये वैज्ञानिकों ने कहा कि ये भी एक प्लेनेट है। ठीक, 2015 में मैंने बोला, बट अभी उसको केवल दावा किया, उसको कंसीडर नहीं किया गया। तो उसने कहा उसकी जो कक्षा है वो 500 साल की है, 500 साल वो एक पूरा चक्कर पूरा करेगा सूर्य का। ठीक है, थोड़ा सा सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। ये सन, सन के बाद तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ? मिथिलेश। मिथिलेश। सन के बाद कौन है, ठीक है। बुध के बाद, अच्छा कौन है, मिथिलेश। बुध के बाद मगर कौन है, मिथिलेश तो खराब हो रहा है। अच्छा, बहुत सही, ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, के बाद ये ऐसे है, ध्यान देना। ठीक, इस तरीके से क्या है, ये 8 ग्रहों की औषधि है। ठीक, मंगल और बृहस्पति के बीच में इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर क्या है, मेटोराइट्स, बहुत सारे मेटोराइट्स जिन्हें बोलते हैं, शुक्र तो वो बोल सकते हैं हम, उल्का पिंड टाइप में, है ना। बहुत सारे जो है डिस्क्रिट टाइप में, उल्का पिंड टाइप में यहाँ पर मौजूद है। ये पूरी बेल्ट है ना, ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे आकार खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, शुद्ध ग्रह तो नहीं, इसको पूरी तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये मेटोराइट्स हैं, ये उल्का पिंड टाइप में, ये पूरी बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में। और यही कभी कभी क्या होते हैं, घूमते हुए जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के में आ जाते हैं, तो ये पृथ्वी को क्या कर लेती, खींच लेती है। और यही हमारे वायुमंडल में जलते हुए उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे हम उल्कापात कह देते हैं। ठीक ना। तो इस तरीके से उपस्थित तो है मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी को खींच देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और फिर क्या होती है, उल्कापात होता है, उल्का पिंड गिरते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में इसको जरा बना लो। ये जो हाँ, बात ये है ना कि ये क्या हो रहा है कि घूम रहा है, और इसकी कक्षा भी बहुत, जो कक्षा है बहुत लिमिटेड दिन की है। तो ये जो इधर पर है ये बहुत गर्म, मान लीजिए जो पीछे वाला है, पीछे वाले में प्रकाश नहीं पड़ रहा, ये ठंडा है। लेकिन एक बार बताओ कि इसकी जो कक्षा है वो भी बहुत कम, 88 दिन की है, केवल 88 दिन में परिक्रमा कर ले रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड, तो सॉरी यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट और यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड। तो ना तो व्यक्ति एक्सट्रीम कोल्ड में रह पाएगा, ना एक्सट्रीम हॉट में रह पाएगा। भाई घूम करके इधर आएगा तो इधर एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा कंडीशन, भाई घूम करके आएगा परिक्रमा करके इस साइड, तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो गई और अपोजिट से एक्सट्रीम कोल्ड हो गई, मान लीजिए। तो यहाँ पर आदमी कैसे सर्वाइव करेगा इसमें, तो ना तो एक्सट्रीम कोल्ड में आदमी सर्वाइव करेगा, ना एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में आदमी सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बुध पर जीवन कभी संभव नहीं, क्योंकि इससे नज़दीकी बहुत ज़्यादा है। किधर
अब एक बार बताओ, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पड़ रहा है, केवल इस हिस्से पर पड़े नहीं रहा सूर्य का प्रकाश। जैसे कि अगर हम पृथ्वी की भी बात करें तो मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आया पृथ्वी पर और इस हिस्से पर पड़ रहा है, ये आधी पृथ्वी पर, यहाँ पर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश के साथ क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा। तो यही वाला हिस्सा की ओर एनर्जी प्राप्त कर रहा है। जो पीछे तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश और एनर्जी मिल ही नहीं पा रही, और जब नहीं मिल पाएगी तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसे होगा, ठंडक होगी। भाई अगर सूर्य की हमें ऊर्जा किससे मिल रही है, हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत क्या, सूर्य ही तो है। सूर्य अगर ना निकले, सूर्य मान लीजिए अगर सूर्य ना निकले तब क्या होगा भाई, रात में अगर आप दिन और रात में अंतर देखें तो रात में ये तो होता है ना कि सूर्य की ऊर्जा हमें नहीं मिल रही, तो इसलिए रात क्या हो जाती है, रात में टेम्परेचर घट जाता है। और अभी दोपहर में क्या है, सूर्य जैसे दोपहर हो जाएगी सूर्य बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल लंबवत, सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ने लगेगी, तो हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। शाम होते होते रात होते होते सूर्य की ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी, हमें ठंडा का एहसास होने लगेगा। तो केवल पृथ्वी के इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यही जो हिस्सा यही एनर्जी प्राप्त करेगा, और जब पीछे वाला हिस्सा वो एनर्जी प्राप्त करेगा नहीं ऊर्जा, और जब नहीं प्राप्त करेगा तो वहाँ पर ठंडक हो जाएगी। ठीक है ना। कहाँ पर एक बार बताओ, कैसे नहीं माइनस में पृथ्वी का टेम्परेचर रहता, पोल्स में क्या रहता है भाई, जितना ज़्यादा भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना, ये देखिए इस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो देखिए ना पृथ्वी की जो किरणें आई तो ये साउथ पोल पर भी देखो तिरछी है, लेकिन साउथ पोल को फिर भी मिल रही है थोड़ा बहुत ऊष्मा। तो साउथ पोल पे क्या होगा कि अभी साउथ पोल पर ठंडक थोड़ी कम होगी, लेकिन नॉर्थ पोल देखो, नॉर्थ पोल कहाँ, ये है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड होगा। वही जब पृथ्वी घूम के यहाँ आ जाएगी तो जस्ट कंडीशन चेंज हो जाएगी। इस वाले हिस्से को क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है ना, ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो अब क्या है, नॉर्थ पोल में वो ऊर्जा थोड़ा बहुत मिल रही, साउथ पोल क्या हो गया, पीछे वाले हिस्से में हो गया वहाँ कोल्ड, लेकिन नॉर्थ और साउथ फिर भी कोल्ड है, हमेशा माइनस पे रहेंगे। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा वहाँ तिरछी पड़ रही है। भाई पृथ्वी झुकी इस एंगल पर है ना कि उसकी पूरी पृथ्वी को थोड़ा बहुत ऊर्जा मिलती ही रहती है। पृथ्वी अगर बिल्कुल सीधी हो जाए, पृथ्वी अगर ना झुके, पृथ्वी क्या हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए, तो क्या होगा, आधा हिस्सा तो बिल्कुल गर्म रहेगा और आधा हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, एक भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। समझ आई। तो पृथ्वी पर जो जीवन संभव है पृथ्वी के झुकाव के कारण हुआ है। झुकाव है पृथ्वी का ऐसा कि पृथ्वी के पूरे हिस्से को वही तिरछा या तिरछी, भले ही तिरछी पड़ रही है लेकिन पड़ तो रही है। और अगर बिल्कुल इस तरह हो जाए, पृथ्वी बिल्कुल सीधी हो जाए ऐसे, तो केवल सूर्य का प्रकाश तो यहीं पड़ेगा और ये वाला जो हिस्सा बिल्कुल वहाँ नहीं पड़ेगा, तो वहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा टेम्परेचर। फिर तो पृथ्वी का जो झुकाव है उसका कारण ही संभव है पृथ्वी का, ठीक है ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक, तो ये जो 4 ग्रह हैं इनको कहा जाता है इनर ग्रह, इनर प्लैनेट। इन 4 क्या कहा जाएगा, इनर प्लैनेट। और ये जो 4 हैं इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट। ठीक, साथ ही साथ इन चारों को जाइंट क्या होता है, जाइंट प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि आकार में क्या है, बड़े हैं। तो इन चारों को जाइंट प्लैनेट या जाइंट ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, और ये क्या होगा, ये इनर प्लैनेट है, इसको बना लीजिएगा। इनर प्लैनेट को टेरिटोरियल प्लैनेट भी बोलते हैं, TERRIE टेरिटोरियल प्लैनेट, यानी कि पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह मतलब ठोस सतह वाले। ठीक, तो इन चारों को हम टेरिटोरियल प्लैनेट या पार्थिव ग्रह या ठोस सतह वाले बोलते हैं। उनको बोलते हैं आउटर, या फिर आउटर के अलावा जाइंट प्लैनेट।
हेलो ठीक है, ये बना लिया। इनर प्लैनेट, टेरिटोरियल प्लैनेट, आउटर प्लैनेट या जॉइंट प्लैनेट, और ये बीच वाले हैं ये क्या है, एस्टेरॉइड्स। इसको हम शुद्ध ग्रह बोलते हैं। शुद्ध ग्रह वो क्या थे, वो थे बौने ग्रह। प्लूटो क्या है, बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। इनको हम बोलेंगे एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह। और यही मतलब क्षुद्र ग्रह क्या है, ये मतलब बौने ग्रह नहीं बोल सकते हो, क्षुद्र ग्रह मैंने बोल दिया था। नहीं, तो उल्का पिंड भी है ना इसमें साथ में। देखो जो इसमें यहाँ पर है, अब देखो उल्का पिंड कैसे बोलेंगे, समझना, वही बताने जा रहा हूँ। जब इस पट्टी में है तो ये एस्टेरॉइड से क्षुद्र ग्रह हैं। जिस समय ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाएंगे और पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाएंगे, इनको हम मेटेरॉइड्स बोलेंगे। मेटेरॉइड्स, और मेटेरॉइड्स मीन्स होता है उल्का पिंड। तो यही है एस्टेरॉइड्स, यही है मेटेरॉइड्स। जिस समय ये वहाँ पर है एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है ना। अन्य और भी इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं इसके साथ साथ में, ठीक है, धूल कण वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। लेकिन जब ये पृथ्वी के इसमें आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर के पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाएंगे, तो इन्हीं को हम क्या कह देंगे, मेटेरॉइड्स। ठीक, इसके देखिए 3 कंडीशन होती है। पहले एस्टेरॉइड्स, जबकि वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है एस्टेरॉइड्स। उसके बाद जब ये पृथ्वी की ओर खींचना चालू होगा तो इन्हीं को हम बोलते हैं मेटियोर। देखो इधर, जब ये पृथ्वी को खींचना चालू होगा इसको हम बोल देते हैं मेटियोर। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाएगा और जलना चालू कर देगा तो हम बोल देंगे मेटेरॉइड्स। तो जो मैं तुम लोगों को एक चित्र देख रहा हूँ, कौन से ग्रुप में आएगा तुम लोग, टेलीग्राम वाले में हो, लिंक दे दी है ना, नहीं है तो जब में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो देखो उसमें जो मिलीग्राम वाला था, इस चित्र को देखो। पहले तो गैलेक्सीज देखो, 3 तरह की गैलेक्सी दिख रही है। ये सर्पिलाकार, मैंने बताया था ना सर्पिलाकार गैलेक्सी है। ये देखो, ये सर्पिलाकार गैलेक्सी, ठीक है सर्पिलाकार, स्पाइरल शेप की। ये क्या है, इलिप्टिकल शेप की है। और इस वाली ये क्या है, इर्रेगुलर शेप, कोई शेप नहीं दिख रहा, इर्रेगुलर शेप, ठीक है गैलेक्सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सन है, सन के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस दिख रहा है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है। और उसके बाद देखिए कितने सारे छोटे 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 क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं। मार्स के बाद देखिए कितने सारे एस्टेरॉइड्स हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, जुपिटर,
तो मार्स और जुपिटर के बीच में पूरी एक बेल्ट है एस्टेरॉइड से, कितने सारे एस्टेरॉइड भरे पड़े हैं, और इन्हीं में से कोई एस्टेरॉइड जब क्या हो जाएगा, अर्थ के ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा घूमते घूमते, तो अर्थ क्या कर लेगी, तुरंत खींच लेगी उसको, और खींच लेगी जैसे ही वायुमंडल में आएगा मेट्योर, और जैसे ही वो वायुमंडल में आके जलना चालू कर देगा, पहले तो पृथ्वी के जैसे ही कक्षा में आया मेट्योर, और वायुमंडल में आके जलना चालू कर दिया मेटेराइट्स, पृथ्वी पर आके गिर गया उल्कापात, ठीक ना। इसकी भी एक फोटो दिखाता हूँ। मस्त, मैं खोज खोज के भेजता रहता था। एक काम करो तुम लोग, टेलीग्राम में ऐड जुड़ जाओ, उसमें ग्रैंड डिफेंस एकेडमी वाले। हाँ ये भी सही है, जो ग्रैंड डिफेंस एकेडमी वाला जो टेलीग्राम है उसमें ऐड होता है, तो उसमें भेजता रहता हूँ प्रॉपर। ये लर्नर्स पॉइंट वाला बनाया था तो उसमें प्रॉपर नहीं आ रहा, तो ग्रैंड डिफेंस एकेडमी वाले में सब लोग प्रॉपर सारी चीज़ें भेजते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ग्रैंड डिफेंस एकेडमी नाम से टेलीग्राम को सर्च करना। तो उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा व्हाट्सएप में क्या है, डालो नया वगैरह होगा उसको दिखाई नहीं देता है ना, टेलीग्राम में क्या एक बार कंटेंट डाल दो पड़ा रहता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हाँ, तो जैसे मैं इसमें ढूंढ ढूंढ के डालता रहता था कि कौन कौन से देशों के बीच में कौन कौन से देशों से जाके इक्वेटर जा रही है, वो सारा जो जैसे पड़ा हुआ है, ग्रैंड डिफेंस एकेडमी। हाँ ग्रैंड डिफेंस एकेडमी नाम से। तो देखो सारे जो देश हैं 26 ये सब आ गए, हाँ 26 नंबर ऐड है उसमें। हाँ बहुत पहले डाला फिर तब से डालना नहीं देना ही नहीं देता यार, वो वाला काम चला गया तो मुझे दिखाना है। इसमें कुछ नहीं पड़ा। इसमें सारे देखो कर्क रेखा से कौन कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित है, ये भी मैंने भेजा था। हाँ इधर तो देखो इक्वेटर पर कौन कौन से देश हैं, ये सब आँख वगैरह का मैंने वो बायोलॉजी कुछ चीज़ें डाली थी। इसमें डायग्राम तो पड़े ही नहीं। हो गया हो गया। डिफेंस की चीज़ें डालने में तो करना पड़ेगी। बढ़िया पूरा चित्र था उसमें, किस तरीके से एस्टेरॉइड ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जा रहा है और किस तरह से पृथ्वी की कक्षा में घुस रहा है और कैसे वो जो जलने लग रहा है, और तीनों कंडीशन में उसका अलग अलग लिखा हुआ था किस तरीके से। उसमें मैंने डाला था ग्रुप में, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैंने डाला था। देखो इसमें कुछ जैसे इसने डेफिनेशन एक दिया हुआ है, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, मेटेओराइट, एक होता है मेटेओराइट जिसकी स्पेलिंग है METEOROID मेटेओराइट, और एक होता है मेटेओराइट METEORITE मेटेओराइट, ठीक, और एक होता है मेट्योर और एस्टेरॉइड। ये 5 कल्पनाएं हैं, जिनमें से जो कॉमेट है उसकी डेफिनेशन क्या है, आइसी बॉडी दैट रिलीज गैसेस एज इट ऑर्बिट्स इन द सन, यानी आइसी बॉडी है। जो कॉमेट होता है उसकी बॉडी कैसी है, कल मैंने बताया था ना धूमकेतु, कॉमेट बॉडी कैसी है, आइसी बॉडी, यानी कि बर्फ है, उसकी पूंछ में बर्फ नहीं है, और क्या हो रहा है कि जब वो सूर्य के नज़दीक जा रहा है तो गैस रिलीज कर रहा है कॉमेट, ठीक। एस्टेरॉइड क्या है, रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट द सन, यानी कि क्या है, रॉक पत्थर नुमा बॉडी है लेकिन ग्रह से बहुत छोटी है, और ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी घूम रहे हैं
सूर्य के चारों तरफ भाई जैसे जैसे ये मंगल और ये सब घूम रहे हैं बृहस्पति, ये भी साथ साथ घूमते जा रहे हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड। उसके बाद मेटेराइड क्या होता है? रॉकी और मेटालिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्टेरॉइड, कॉमेट और प्लैनेट, ठीक है। तो देखिए मेटेराइड एक्चुअली में क्या होता है कि यही जब मेटेराइड क्या हो रहा है, पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है, तो पृथ्वी की ओर जब ये आकर्षित हुआ मेटेराइड, जैसे ही अपनी इसने कक्षा को छोड़ दिया, एस्टेरॉइड वाली जो कक्षा उसको छोड़ दिया, मेटेराइड हो गया। और पृथ्वी के देखिए मेटेओर फ्रेगमेंट दैट रीचेस द ग्राउंड, और मेटेराइड क्या है, जब ये ग्राउंड की ओर जब आ रहा है, जब रीच कर रहा है ग्राउंड यानी सतह पर, मेटेओराइट हो गया, है ना। और मेटेओर क्या है? मेटेओर होता है जब इसमें आग लग जाती है, ठीक। एक मेटेराइड में बताना भूल गया कैसे कैसे है। एस्टेरॉइड तो अभी है, अब ये जब एक एस्टेरॉइड बिछड़ करके पृथ्वी की ओर आना चालू हो गया, मेटेओराइड बन गया, मेटेओराइड बन गया, मेटेओराइड, ठीक है ना। पृथ्वी की ओर जब ये आकर्षित हुआ मेटेओराइड बन गया। उसके बाद जब पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया और आकर के जलने लगा तो मेटेओर बन गया, मेटेओर बन गया, है ना। और जब ये पृथ्वी की सतह पर आकर के गिर गया दिमाग से, तब ये बन गया मेटेओराइड, METEOROID, है ना, मेटेओराइड। तो ये है इसके अलग अलग कंडीशन, पहले एस्टेरॉइड, फिर एस्टेरॉइड के बाद मेटेओराइड। मेटेओराइड के बाद जब वायुमंडल में आएगा तो घर्षण होगा, भाई गैसें है ना वायुमंडल में, गैसें हैं, घर्षण की वजह से जलना चालू कर देगा, मेटेओर हो गया, METEOR, मेटेओर। और जब वो जलते हुए तो उसका थोड़ा बहुत जो अवशेष बचा हल्का फुल्का, वो आगे जब हमारी सतह पर गिर जाएगा तब वो हो गया मेटेओराइड, और इसको वो बोलते हैं उल्कापात, ठीक। तो ये जो मेटेओर है यही हमको दिखा करता है, हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। मेटेओर जब क्या होता है, जब ये भाई वायुमंडल में प्रवेश किया तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये जलने लग गया, और जलने लगा बड़ी तेजी के साथ ऐसे निकल रहा है, तो हमने क्या कहते हैं टूटता हुआ तारा। और यही पे क्या होते हैं, यही पृथ्वी पर आगे गिरते हैं। हाँ सर, ये मंगल बृहस्पति के नभ में पाए जाते हैं, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पाए जाते हैं। ये बीच में, हाँ, इन दोनों का जो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में स्थित है, और इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों को संभाले हुए है, मंगल और बृहस्पति का दोनों को क्या किए हुए, संभाले हुए हैं, और ये घूम रहे हैं। नहीं तो अगर ना होता तो ये तो इधर उधर सब हो जाते। लेकिन जब कोई क्या होता, अपनी इन दोनों की ग्रेविटेशनल को छोड़ करके और यहाँ भटक जाता है घूमते हुए, और वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल के ज़्यादा नज़दीक आ गया, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल इससे ज़्यादा है, इसने तुरंत खींच लिया पृथ्वी ग्रेविटेशनल ने, भाई इन दो इनके ग्रेविटेशनल को छोड़ करके वो इधर की ओर मान लीजिए आ गया भटक करके पृथ्वी की ज़्यादा नज़दीक, तो पृथ्वी ने तुरंत पृथ्वी को खींच लिया। तो इस कक्षा पर ये सब रहेंगे एस्टेरॉइड, अब घूमते रहेंगे मंगल और बृहस्पति के साथ साथ, ठीक है। चल रहा है ना, ओके। हाँ, तो ये चारों इनको जरा एस्टेरॉइड, मेटेओराइड, मेटेओर और मेटेओराइड, इन चारों को लिखते, इन चारों को भी बना लो साथ ही में, है ना। अपनी तरफ से उनको कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। अब जो बृहस्पति और शनि है इनको हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट, है ना। यानी कि ये किस तरीके से हैं, ये गैसीय अवस्था में रहते हैं, गैसियस प्लैनेट, ठीक। शुक्र को लिखो हॉट प्लैनेट, शुक्र के आगे लिखिए हॉट प्लैनेट। शुक्र कैसा है, बिल्कुल हॉट प्लैनेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। हाँ, और ये जो अरुण और वरुण है इनको लिखो आईसी प्लैनेट, आईसी प्लैनेट, अरुण और वरुण आईसी प्लैनेट, क्योंकि बर्फीले ग्रह, क्योंकि क्या है इसमें बिल्कुल बर्फ जमी है। मंगल को लिखो रेड प्लैनेट, कैसा प्लैनेट है, रेड प्लैनेट, क्योंकि मंगल में आयरन हमें बहुत ज्यादा मात्रा दिखती है, इसलिए किस कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का। अरुण को लिखो, अरुण को लिखो ग्रीन प्लैनेट, अरुण में ऐसे नीचे इसका लिख लो ग्रीन प्लैनेट, अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं, और पृथ्वी को कैसे ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह, तो पृथ्वी में अटैच करके लिखे ब्लू प्लैनेट। इसमें वो पाई जाती है क्या, अरुण है, अरुण कलर में ग्रीन दिखाई देता है ना, इसमें वो पाई जाती है ना, अमोनिया पाई जाती है इसमें, हाँ, अमोनिया की वजह से
ये अमोनिया किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो अमोनिया के अधिकतर पेड़ से हरा कलर का दिखाई देता है। और पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, पानी होता है लाल कलर का, वो नीले कलर का। और आयरन होता है, आयरन रेड कलर का होता है, तो इस वजह से जो मंगल है वो रेड प्लैनेट। ठीक, अब देखिए इस वरुण के बाद कुछ और भी छोटे 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 पार्टिकल से बेल्ट होती है, इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, QUIPER, क्यूपर बेल्ट। हाँ, जैसे कि इनके बीच में एस्टेरॉइड्स बेल्ट है ना, वैसे ही वरुण के बाद क्यूपर बेल्ट होती है, QUIPER, क्यूपर बेल्ट। वरुण के बाद, हाँ, वरुण के बाद क्यूपर बेल्ट, QUIPER ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी छोटे छोटे बहुत तरह के सर हाँ शनि और वरुण के मध्य में है ना? वरुण के बाद है क्यूपर बेल्ट, मध्य तो नहीं है, बाद है। वरुण के बाद है क्यूपर बेल्ट। इसी क्यूपर बेल्ट में ही का ही एक सदस्य मान लिया जाता है प्लूटो को। अरुण नहीं बोला मैंने, वरुण बोला जी, तो बनाया भी है मैंने, वरुण के बाद क्यूपर बेल्ट। ठीक है, इनके इंग्लिश में क्या नाम है, वो भी साथ में लिखते हुए चलो ना। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी। शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस। चलो, बुध के नीचे मरकरी, शुक्र के नीचे वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न। अरुणों के साथ जानते हैं यूरेनस ना, और अरुण हो गया यूरेनस और वरुण हो गया नेपच्यून। अगर प्लूटो था तो उसमें हो गया। हाँ ठीक है, इतना बन गया। आप पैराग्राफ लिख लो, पैराग्राफ लिखिए। मंगल तथा बृहस्पति के मध्य, मंगल तथा बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है। मंगल तथा बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है। ऐसे क्षुद्र ग्रहों की संख्या, ऐसे क्षुद्र ग्रहों की संख्या लगभग 45,000 है। ऐसे क्षुद्र ग्रहों की संख्या लगभग 45,000 है। और ये आकार में, छोटे तथा बड़े होते हैं। और ये आकार में छोटे तथा बड़े होते हैं। ये सभी क्षुद्र ग्रह, ये सभी क्षुद्र ग्रह अलग अलग गति से, ये सभी क्षुद्र ग्रह अलग अलग गति से परिक्रमण कर रहे हैं। और ये सभी क्षुद्र ग्रह अलग अलग गति से परिक्रमण कर रहे हैं। अब जब ये अलग अलग गति से परिक्रमण करेंगे तो क्या होगा, इनमें आपस में टक्कर भी तो होगी ना। ये अलग अलग गति से टक्कर कर रहे हैं, ये अलग अलग गति से परिक्रमण कर रहे हैं, और इस कारण इनमें आपस में टक्कर भी होती रहती है। आपस में टक्कर भी होती रहती है। तो सब लगे लिखिए, आपस में इस टक्कर के कारण, आपस में इस टक्कर के कारण, आपस की इस टक्कर के कारण ये किसी अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में चले जाते हैं। आपस की इस टक्कर के कारण ये किसी अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में चले जाते हैं। और कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह, और कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आकर, और कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संपर्क में आकर
पृथ्वी के संपर्क में आ जाते हैं और एक बड़ी संख्या में, और ये बड़ी संख्या में पृथ्वी के वायुमंडल में, बड़ी संख्या में पृथ्वी के वायुमंडल में उल्का के रूप में, उल्का के रूप में जाने जाते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में ये उल्का के रूप में जाने जाते हैं, उल्का के रूप में जाने जाते हैं। और वायुमंडल के कारण ये जलना प्रारंभ कर देते हैं। और वायुमंडल के कारण उल्का किसको बोलते हैं हम? मीटोरॉइड को, मीटोरॉइड उल्का, है ना। और तो मीटोरॉइड क्या हो गए? उल्का हो गए जब इसके संपर्क में आ गए। और वायुमंडल के कारण ये जलना प्रारंभ कर देते हैं, जिस स्थिति में इन्हें मीटियोर कहते हैं। और वायुमंडल के संपर्क में आकर जलना प्रारंभ कर देते हैं, जिस स्थिति में इन्हें मीटियोर कहते हैं। और अंत में ये पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं। वायुमंडल के संपर्क में आकर जलना प्रारंभ कर देते हैं और इन्हें मीटियोर कहते हैं। और अंत में ये पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाते हैं, जिसे उल्का वर्षा या उल्कापात या मीटियोरॉइड कहते हैं। ठीक है, इन्हें उल्कापात, उल्का वर्षा या मीटियोरॉइड कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर एक लाइन लिख लो जरा। वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण ये जल उठते हैं। घर्षण के कारण ये जल उठते हैं और आग की गोले में तब्दील हो जाते हैं। घर्षण के कारण जल उठते हैं और आग की गोले में तब्दील हो जाते हैं। तब इन्हें ही टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। ठीक है, तब इन्हें ही टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करो। ये सब छोड़ दीजिए। तो इनको क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जुरासिक काल में, जुरासिक जिस समय डायनासोर आया करते थे, जुरासिक काल में पृथ्वी पर भारी मात्रा में उल्कापात हुआ। पृथ्वी पर, ये देखिए सब वैज्ञानिकों के अनुमान है कि डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए। जुरासिक काल में पृथ्वी पर भारी मात्रा में उल्कापात हुआ और माना जाता है इस कारण ही पृथ्वी से डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त हो गई। माना जाता है कि इस कारण से पृथ्वी से डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त हो गई। ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज करो। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी इन उल्का पिंडों का विशेष महत्व है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी इन उल्का पिंडों का विशेष महत्व है। और इनका अध्ययन करके ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी के कोर में निकेल और फेरस की अधिकता है।
पृथ्वी के कोर में निकेल और फेरस की अधिकता है। ठीक है, अब देखो जरा इसमें सौर मंडल के सभी ग्रह की जो घूमने की जो दिशा है ना, सभी ग्रहों के घूमने की जो दिशा है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जिनके घूमने की दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम है। जैसे कि एक है शुक्र जो कि ईस्ट से वेस्ट घूम रहा है, एक शुक्र है जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, और एक अरुण है जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है। तो बाकी सभी जो ग्रह हैं तारानुचित करके लिख लो, सौर मंडल के समस्त ग्रह, सौर मंडल के अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। सौर मंडल के अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। सिर्फ पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, सौर मंडल के अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। सिर्फ शुक्र और अरुण ही पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। केवल शुक्र और अरुण ही पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा उनके किसी ग्रह के टक्कर से हुआ है। मतलब उनकी वैज्ञानिक मानना है कि इनकी जो गति में परिवर्तन हो गया, ये भी पहले ऐसे घूमते थे वेस्ट टू ईस्ट, वैज्ञानिकों का मानना है। इन्होंने कहा कि इनकी टक्कर कभी ना कभी किसी ग्रह से हो गई और इनकी दिशा बदल गई। ठीक, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा उनके किसी ग्रह की टक्कर से हुआ है, ऐसा दिशा में परिवर्तन उनके किसी ग्रह के टक्कर से हुआ है, अरुण और शुक्र। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह किसी ग्रह से टकराए और इनकी दिशा बदल गई। अब एक महीने लो, ग्रहों के उपनाम एवं अन्य तथ्य, पहला पॉइंट आ गया। बृहस्पति का निर्माण सबसे पहले हुआ है, इसीलिए इसे बूढ़ा ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति का निर्माण सबसे पहले हुआ है, इसलिए इसे बूढ़ा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट बना के लिखिए। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, शुक्र के इस अधिक तापमान का कारण उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। शुक्र के इस अत्यधिक गर्म रहने का कारण उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ठीक है, और ब्रैकेट में देना पूरा जो वायुमंडल में सभी गैसें हैं उनका 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र पाई जाती है, है ना, तो ब्रैकेट में लिख लो, चाहे वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित।
ठीक है। तो अब सोचो इतनी ज़्यादा जब हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतने कम है, तब ये 0.03% तब है। सोचिए कि ये हालत है। हाँ, वहाँ पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 96.5 96.5%। बहुत ज़्यादा। वहाँ तो सर संभव ही नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक दैनिक, दैनिक मतलब डेली, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। इसमें दिन का तापमान, इसमें दिन का तापमान लगभग 350 डिग्री सेल्सियस और रात्रि का तापमान दिन का तापमान 350 350 डिग्री सेल्सियस और रात्रि का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस होगा। और क्या, तो सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान है पृथ्वी पर। दैनिक तापमान कितना होता है? अभी सुबह 48 डिग्री, तो शाम को हो जाएगा 38 से 39 या 40, तो तापमान कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस का। आप राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ पर दैनिक तापमान को सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी क्या करेगी? ठंडी हो जाएगी। तो दिन में तापमान हो सकता है कि 48, 50 हो, लेकिन रात में आपको रजाई ओढ़नी पड़ जाएगी वहाँ पर। राजस्थान अगर आप घूमने जाएंगे तो लोग कहते हैं कि राजस्थान आप शाम को घूमिए। रात 8 बजे से ठंडक लगने लगेगी। हाँ, राजस्थान में आप क्या करेंगे कि आपको शाम को घूमने के लिए कहा जाएगा, शाम को घूमने के लिए, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होगी नहीं घूम पाएंगे। शाम को आपको ठंडक लगने लगी 8 बजे से, क्योंकि तुरंत क्या हो जाएगा, जो उसकी उष्मा है सबकी सब सारी की सारी उष्मा परिवर्तन हो गया उसका। ठीक है। सर माइनस में कितना 150 रहता है ना? -150 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतर तापमान 350 डिग्री सेल्सियस और माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऐसा बुध के अत्यधिक धीमी गति, ऐसा बुध के अत्यधिक धीमी गति में घूर्णन करने के कारण होता है। ऐसा बुध के अत्यधिक धीमी गति में घूर्णन करने के कारण होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, बुध सर्वाधिक तीव्र गति में परिक्रमण करता है। बुध सर्वाधिक तीव्र गति में परिक्रमण करता है। अब ब्रैकेट में लिखना 88 दिन। ये 88 दिन। तो देखिए, मैंने कहा कि जो बुध है इसका घूर्णन सबसे स्लो है, घूर्णन सबसे स्लो है, और एक घूर्णन करने में समय लगता है तो 4222 घंटे। पृथ्वी को एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे एक घूर्णन में, समझना। पृथ्वी का और बुध का कंपेयर करें, ये बुध, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी जो एक घूर्णन जो बुध जो एक घूर्णन कर रहा है वो कर रहा है 4222 घंटे। यानी यहाँ पर एक दिन और रात कितने घंटे में होगी? एक दिन में कितने घंटे हैं? 4222। जो घूर्णन गति होती है वही तो है एक दिन। तो बुध पर एक दिन कितने घंटे का होगा? 4222 घंटे का एक दिन। तो हमारे यहाँ के दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो। तो हमारे 24 घंटे है ना, लगभग 200 दिन के बराबर समथिंग है ना। अरे इसको अगर हम करते हैं लगभग 200, हमारे जो पृथ्वी के दिन है इसके लगभग 195 से लेके 200 दिन के बराबर बुध का एक दिन होता है। ठीक है। तो इस और हमारे यहाँ जो घूर्णन है पृथ्वी कितने घंटे में कर रही है? 24 घंटे। यानी हमारे यहाँ जो दिन है वो एक दिन 24 घंटे का होता है, वहाँ एक दिन होता है 4222 घंटे का। ठीक है। उसके बाद बुध की जो परिक्रमण है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी एक साल है इसका केवल 88 दिन का। सोचो, एक दिन है इसका 4222 घंटे का,
है ना, और एक उसका परिक्रमण है 88 दिन का। ठीक जल्दी कर ले। ठीक। और इसके बाद देखिए, तो मैंने कहा नहीं कि परिक्रमण गति बहुत तीव्र है, और जो हमारी पृथ्वी है इसकी परिक्रमण गति 365 दिन। 365 दिन। तो ये परिक्रमा जल्दी कर लेगा। अब घूम देखिए, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ऐसे समझ आ रहा है ना। मतलब कि देखिए अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर तो बहुत स्लो घूम रहा है, लेकिन ये बहुत तेज घूम रहा है ना। और ये एक चक्कर पूरा मतलब करने, मतलब 1 साल में लगभग इसको 3 मतलब एक मैं कहूँगी 3 साल में 1 दिन होता है इसका। भाई 88 दिन का 88 दिन में घूम जा रहा है ना एक बार। और हमारी ये भी पृथ्वी के ही कंपेयर में निकाला गया 88 दिन, और ये भी क्या है, इसको भी पृथ्वी के कंपेयर पर लगभग 190 दिन मान लीजिए, लगभग 190 दिन में इसका एक दिन हो रहा है बुध का। पृथ्वी के 190 दिन में बुध का 1 दिन हो रहा है। तो अब क्या है कि ये 88 दिन में एक पूरा चक्कर घूम ले रहा है, और 1 दिन हो रहा है 190 दिन में। तो लगभग इसके जो है 1 दिन में इसके 3 वर्ष होते हैं। वर्ष का मतलब क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर लेना वर्ष हो गया। तो ये क्या कर ले रहा है कि सूर्य की परिक्रमा कर ले रहा है 88 दिन में, और अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में इसको 1 दिन, भाई अपने एक्सिस पर घूमना 1 दिन कहलाता है 1 दिन। तो अपने एक्सिस पर उसको लग रहा है 190 दिन, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में 88 दिन। तो उसका 1 साल जो में कम समय लग रहा है, और 1 दिन में ज़्यादा समय लग रहा है। तो लगभग कितना, 3 गुने के अंदर। क्या चलो, अरे मतलब लगभग यार 2.5 वर्ष है, 88 ठीक है, चलो 2 वर्ष मान लो यार। अब मैं यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, मतलब एक कहने का बात है कि इसका जो दिन है वो दिन उसका ज़्यादा बड़ा है और वर्ष उसका छोटा है। लगभग 2 साल कुछ दिन कुछ का समय आ रहा है ना। तो ये क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके वर्ष उसके दिन से छोटा होता है। कौन सा ग्रह जिसका वर्ष उसके दिन से छोटा होता है। ठीक है, अब मिलेगा। चल रहे हैं, धन्यवाद।